अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूँ उस्मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, आपने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की बात की थी। आज हमने वही बात सुन भी ली किसी से, लेकिन पहले आपने क्या कहा था और कब कहा था ये दिखाएगा। कहेंगे कि खान को कहो कि आए पार्लियामेंट, वहाँ आके बैठ के बात करें, और हम ठीक है अगस्त नहीं, हम 1-2 महीने आगे कर देते हैं। ये कहेगा मार्च, वो कहेंगे अगस्त। ठीक, वो यहाँ कहेंगे वो वहाँ कहेंगे, तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो निकल जाता ना फिर। अगर वो कहते हैं अगस्त, ये कहते हैं मार्च, तो रह गए अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने। 2 महीने तुसी दियो, 2 महीने वो देन, तो जून में मई के एंड में इलेक्शन हो सकते हैं। सेठी साहब, ये बहुत सारे प्रोग्राम में आपने बात की है, लेकिन एक मैं क्लिप और दिखाना चाहूँगी जिसमें आपने जो मेरे साथ भी यही बात कही है। दिखाइएगा वो। फिर से कोई नेगोशिएशन शुरू हो जाए कि अभी आप ना डिज़ोल्व करें, अभी आप ये ना करें, और चलें बैठें, कोई बात करते हैं कि इलेक्शन कब होगी सबकी, क्योंकि इस तरीके से तो इकॉनमी बैठ जाएगी। सारा वक्त अगले 6-9 महीने इलेक्शन ही होते रहेंगे, पैसे ही खर्च होते रहेंगे, वैसे ही ख़जाने में पैसे कोई नहीं है। और तो इसलिए ना करें ऐसे, चले बैठ जाएं। हम सितंबर अक्टूबर की बात नहीं करते, जून जुलाई अगस्त की बात करते हैं। थोड़ा सा आप छोड़ें, थोड़ा सा, तो ये मैं समझता हूँ ग्राउंड तैयार हो रही है। अच्छा सेठी साहब, आपने पहले अगस्त में ये बात की और फिर अक्टूबर में ये बात की, और फिर पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में भी ये बात कर चुके हैं कि दरमियान का कोई रास्ता, दरमियान का कोई टाइम निकलेगा। हाँ सेठी साहब, दरमियान की सूरत हाल पे बात आ गई है और पीटीआई इस पे सोच रही है, सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, एक और इलेक्शन के हवाले से भी आपने एक थ्योरी दी थी। आपने कहा था कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो लंबी हो सकती है। इलेक्शन की तैयारियां होंगी, या इलेक्शन हो जाएगी और स्प्लिट गवर्नमेंट आ जाएगी और एस्टैब्लिशमेंट अपनी पसंद की हुकूमत बना लेगी, एक नई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करेगी, या ये कि किसी को नहीं आने देगी और वो केयर टेकर्स को चलाएगी। अब सेठी साहब, तीसरा ऑप्शन आ गया कि जिस पे अभी खान साहब जो है वो प्ले कर रहे हैं कि पंजाब में इलेक्शंस हो जाएं और केपीके में इलेक्शंस हो जाएं। इस पर भी आपने बात की थी कि उनके पास ऑप्शन यही है कि अगर पंजाब और केपीके की असेंबलियां तहलील कर दें तो ये इनका लास्ट ऑप्शन होगा। ये भी आपने कहा था, वो भी दिखाते हैं। अगर सितंबर में इलेक्शन नहीं होते, ये गवर्नमेंट नहीं कॉल करती है इस्लामाबाद वाली, तो ये ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब ये सोचें कि मैं केपी की गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करता हूँ, तहलील कर दूँ असम्बलियाँ, और मैं वहाँ इलेक्शन करा लेता हूँ। और इस वक्त खान साहब इतने पॉपुलर हैं कि वो पंजाब में भी जीत जाएंगे, और केपी में तो पहले से ही वो बैठे हुए, और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी पोजीशन। बिल्कुल। तो ये तो जो गवर्नमेंट्स बनेगी तो 5 साल के लिए बनेगी, ये 1 साल के लिए तो नहीं बनेगी। तो खान साहब तो ऑलरेडी आधे पाकिस्तान के मालिक बन जाएंगे इस सूरत हाल में। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब बड़ी सीरियसली ये सोच रहे हैं कि पंजाब में और केपी में अगर ओवरऑल डिसॉल्वमेंट नहीं होती, अगर सारी फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं जाती, तो फिर ये खुद अपनी जहाँ हुकूमतें हैं उनको डिसॉल्व कर। सेठी साहब, अब हमारे पास आ जाती हैं इस तरह 3 ऑप्शंस, 3 पॉसिबल ऑप्शंस, मुमकिन ऑप्शंस। वो ये हैं कि पंजाब और केपीके में इलेक्शन, दूसरा है कि जून जुलाई में इलेक्शन हो जाए, तीसरा ये है कि एक लंबा इंटरिम गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो चले। ये तीनों ऑप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत और जो पीटीआई या खान साहब हैं, इनकी सेटलमेंट कहाँ पर होगी? कौन सा ऑप्शन जो है वो इनके लिए सूटेबल है? देखिए, पहले तो वो तीसरी वाली बात शुरू कर लेते हैं, बिकॉज वो आसान है उसको, कि जी क्या कोई लंबा इंटरिम गवर्नमेंट आ सकती है कि नहीं आ सकती। जब ये बात छिड़ी थी जो मैंने की थी, फवाद चौधरी साहब तो अब कर रहे हैं ना, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि अगर कोई लंबी केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाए ताकि इन्हें मुश्किल फ़ैसले ना करने पड़ें, मगर हुकूमत इलेक्शन ना हो और इनको मौका मिल जाए अपने आप को रीग्रुप करने का। दरअसल मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ऐसी कोई सोच नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, ना आसिफ जरदारी साहब ये सोच रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं। और उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि जब वो गवर्नमेंट में बैठे हैं और कोई ख़तरा नहीं है जाने की, छुट्टी होने का, तो वो क्यों छोड़ के जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि क्यों वो डिज़ोल्व करें और फिर कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास कि जी आप 3 महीने की जगह पे 9 महीने दें, तो इनको क्या फ़ायदा होगा उसमें? गवर्नमेंट में तो ये होंगे नहीं, तो इनके तो किसी इंटरेस्ट में नहीं है कि किसी सूरत में भी ये गवर्नमेंट छोड़ें या कोई केयर टेकर गवर्नमेंट अभी आए।
केयर टेकर गवर्नमेंट उसी वक्त आएगी जब ये तैयार हो जाएंगे छोड़ने के लिए, जो कि पहले हमने डिस्कस किया कि जून जुलाई में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो ये जो बात है ना कि जो चौधरी साहब ने जो बात की है फवाद ने, ये बिल्कुल इसकी कोई बुनियाद नहीं है। मैंने जो बात की थी उस वक्त कि जी ये मुमकिन है कि सितंबर में, अब तो सितंबर गुजर गया, मगर उस वक्त ये बात चल रही थी कि किसी तरीके के साथ नवंबर से पहले, जबकि आर्मी चीफ की तब्दीली होनी है और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को हम नहीं करने देंगे, तो उस वक्त ये एक बात चल रही थी कि किसी तरीके के साथ जनरल बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट जो है इस गवर्नमेंट को कहे, क्योंकि इमरान खान को भी थोड़ा बहुत अकोमोडेट करना है, इस गवर्नमेंट को कहे जी आप घर जाएं और इनको घर भेज दें सितंबर में, फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए। जनरल साहब बैठे होंगे, जनरल साहब की ख्वाहिश ये होगी कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट थोड़ी लंबी चले, ठीक, ताकि इसके दौरान IMF का प्रोग्राम हो, ठीक हो जाए सारा कुछ, और इनको भी 6 माह और मिल जाए। तो उस वक्त ये हो सकता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट कोई बहाना बना के और सुप्रीम कोर्ट के पास जाए और कहे जी 3 महीने नहीं, हमें तो 6 महीने चाहिए, अभी ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट हो रही है, फाइनेंशियल ये हो रहा है, डिगड़ा ये हो रहा है, और इसलिए, और क्योंकि हम पोजीशन में नहीं हैं कि हम नया आर्मी चीफ लगाएं, वो तो एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। तो फिर ये जो इस वक्त जो चीफ आया, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगे हुए हैं, इनको एक टेम्प्रेरी एक्सटेंशन मिल जाए उस वक्त तक, जब तक हम चले नहीं जाते, इलेक्शन हो नहीं जाती। इसी की थीम जो है, वेरिएशन इसी की इमरान खान साहब ने बाद में भी पेश की कि जी आर्मी चीफ जो है इलेक्शन करवाएं, उसके दौरान ये रहें, जब इलेक्शन हो जाए तो फिर तो 6 माह उधर वही बात हो रही थी और इधर भी 6 माह की बात हो रही, तो ये घूमती फिरती आ रही थी। मगर ये उस वक्त बातें हो रही थी जबकि अभी नवंबर आया नहीं था और ये डेट आ नहीं गई थी तब्दीली की, तो उस वक्त ये खदशा था कि शायद कोई इस किस्म की साजिश हो जाए, इस गवर्नमेंट की छुट्टी करा दी जाए। ये नहीं कि ये गवर्नमेंट खुद घर जाए, फिर केयर टेकर्स आएँ, उनको एक्सटेंड कर दिया जाए, चीफ की भी एक्सटेंशन हो जाए। इस वक्त सिचुएशन वो नहीं है, वो ख़त्म हो गया अब वो ऑप्शन जो है ना कि जी लंबी केयर टेकर आए और ये हो, वो नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब तो एक मुंतखब हुकूमत बैठी हुई है और वो जाना नहीं चाहती। उस वक्त तो आप ज़बरदस्ती निकाल रहे थे ना उनको, तो फिर ये जो लोग ज़बरदस्ती निकाल रहे थे उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त भी ले लेनी थी कि थोड़ा लंबा खींचिए। अब तो वो सिचुएशन नहीं है, इसलिए इनका जो कहना है और जो मैंने उस वक्त कहा कोई कंपैरिजन नहीं है। वो उस वक्त एक सिचुएशन थी, वो टुल गई। अब नई सिचुएशन है। इस सिचुएशन में किसी सूरत में भी ना आसिफ ज़रदारी ना नवाज शरीफ चाहेंगे कि कोई केयर टेकर गवर्नमेंट इस स्टेज पे आए, खा वो 3 माह के लिए आए, खा वो 9 महीने के लिए आए, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल। इस वक्त वो बैठे हुए हैं, तकड़े हैं, कोई इरादा नहीं है जाने का। और इस वक्त तो इमरान खान साहब हैं जो कह रहे हैं कि बातचीत कर लें, वो कहते हैं अनकंडीशनल बात करते हैं, ये कहते हैं इलेक्शन के ऊपर बात करें। अभी आके यहाँ बात अटक गई है। वो कह रहे हैं हम तैयार हैं, अनकंडीशनली हमसे बात करें, पार्लियामेंट में वापस आएँ, बैठें यहाँ, फिर बात करते हैं आपसे। और भी बड़े इश्यूज हैं। एहसन इकबाल ने भी वैसे कहा है कि एक और मुस्बत यू टर्न लें और असेंबली में आए, हम इलेक्शंस पर बात, इलेक्शन इस्लाहात पर बात, मैंने भी यही कहा, आपने भी कल भी ये बात यही कहा कि जी यू टर्न लें और आ जाएं। अब वो और आपके लिए रास्ता नहीं है। अच्छा, तो इनका ये मौक़िफ़ है PTI वालों का, नहीं रास्ता है। और वो क्या रास्ता है कि हम ये जो आपका अगला सवाल था कि डिज़ोल्व करते हैं असेंबलीज प्रोविंशियल, जो कि मैंने पहले कहा था कि ये एक स्टेज आएगी, खान साहब ये भी सोचेंगे। अब वो स्टेज आ गई है कि अब खान साहब सोच रहे हैं कि लॉन्ग मार्च भी फेल हो गई, मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, हम पार्लियामेंट भी छोड़ के आ गए हैं, अब जाने के लिए कोई जवाज़ नहीं मिल रहा, फेस सेविंग नहीं मिल रही, अब गालियाँ पड़ेंगी कि लो जी फिर यू टर्न मार के आ गए हो। तो इसलिए अब वो ढूंढ रहे हैं रास्ता। अब उस रास्ते के अंदर असद उमर साहब भी रास्ते दिखा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी रास्ते दिखा रहे हैं और मगर वो और मैं नहीं, बहरहाल वो तो जो भी है, मैं तो लॉजिकली बात कर रहा था। तो अब बात यह है कि कहीं ना कहीं जाके तो ऊँट बैठेगा ना, ऐसे तो बात चल नहीं सकती। और बात अब वहीं आ गई है कि खान साहब की आखिरी धमकी है ये कि मैं डिज़ोल्व करता हूँ, ठीक। और उस डिज़ोल्व जो करना है प्रोविंशियल असेंबलीज, इसके 2 इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि अगर डिज़ोल्व करना है इनको तो अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर ये या भी करें या 2-3 महीने के अंदर अंदर करें, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट फ़ैसला करती है कि हमने जून जुलाई में इलेक्शन कराने हैं, तो कानून के मुताबिक उस इलेक्शन से 4 माह पहले आप
बाई इलेक्शन नहीं करा सकते, डिस्क्वालीफाई होकर आप बाहर रिज़ाइन करके बाहर आके बाई इलेक्शन नहीं करा सकते। तो अगर जून में या जुलाई में इलेक्शन होने हैं तो इसका ये मतलब है फरवरी में अगर आखिरी वक्त है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो फरवरी तक ये डिज़ोल्व हो जाएं और बाई इलेक्शंस ऑर्डर हो जाएं। मगर अगर ये फरवरी तक ये लोग बैठे रहते हैं और धमकियाँ देते रहते हैं, फिर इनके हाथ से गेम निकल जाएगी। कोई गवर्नमेंट ये कह सकती है कि हमने इलेक्शन जो है जून जुलाई में कराने हैं और अल्लाह खैर सल्ला, तो फिर ये डिज़ोल्व भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। मगर अभी सूरत हाल ये है कि अभी इनके पास ये ऑप्शन है। अब बात यह है कि क्या ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे या इस ऑप्शन के ज़रिए कोई नई नेगोशिएशन करेंगे। खान साहब की कोशिश है कि इस ऑप्शन के ज़रिए नई नेगोशिएशन हो, जिसका हवाला फवाद चौधरी भी दे रहे हैं और असद उमर साहब भी दे रहे हैं। और मैं आपको अगली बात भी पेशन गोई कर दूँ, अभी तक तो यहाँ तक बात आई है ना कि जी 2 महीने वो छोड़ दें, 2 महीने ऐसी छोड़ देने, तो जून जुलाई की गल हो सकती है। आ गई ना असद उमर साहब से। अगली बात आएगी कि अच्छा फिर अब कैसे जाएं हम पार्लियामेंट के अंदर, उसके लिए भी तो कोई जवाब चाहिए ना। तो फिर ये बातें आनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि चले फिर हम आते हैं पार्लियामेंट, मगर वहाँ आके हम ये 2-3 कानून साजी इकट्ठे करते हैं। आप इस पर इत्तेफाक कर लें कि हम आते हैं असेंबली में, वहाँ बैठ के हम बातें करते हैं कि इलेक्शन आगे कब होगी और केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे बनेगी, बिकॉज जाहिर है इनका हक बनता है अगर ये बैठे हुए इन ऑपोजिशन, तो वो बातें भी हम करेंगे। मगर उससे कबल हमसे कोई पहले बात कर लें कि हम आते सार कोई 1-2 कानून जो हैं वो हम आपके साथ मिल के पास करेंगे। अच्छा। और ये जो प्रपोज़ल आएगी, कभी इधर से आएगी, कभी इधर से आएगी, मैं आज आपको पहले ही वो बता देता हूँ। वो ये होगी कि देखिए इमरान खान ने तो ये तस्लीम कर ही लिया है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, बड़ी गलती हो गई। और अब खान साहब ने यू टर्न ले लिया ना, अब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी। उस वक्त तो आर्मी चीफ आपकी जेब में, आप उनकी जेब में थे, तो आप तो एक दूसरे कहते हैं ना कि बैक स्क्रैचिंग कर रहे थे और आप तो आगे आगे बढ़ के उनको आप दे रहे थे। और उसके बाद DGI ने भी ये कहा कि एक्सटेंशन, जब इस दफ़ा फिर ऑफर की थी एक्सटेंशन के लिए, ताहयात एक्सटेंशन ले ले, ताहयात एक्सटेंशन बात की थी जी। तो ये तो तैयार थे, एक एक्सटेंशन के बाद दूसरी देने के लिए भी तैयार थे ताकि जान साड़ी छुटे, फिर आगे देखा जाएगा कि। तो अब ये नया इन्होंने यू टर्न लिया है। अब ये न्यू टर्न ये है कि क्या हम दोनों इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते। ये एक्सटेंशंस तो ना आपको सूट करती है ना हमको सूट करती है, फ़ौज वैसे भी पीछे हट रही है, तो क्यों ना हम इकट्ठे होकर इस वक्त एक कानून पास कर लें बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन कि अब आगे से कोई एक्सटेंशंस नहीं होंगी। ठीक। ये अब आएगी बात इधर से इधर से इधर से, यानी इमरान खान सियासतदान बनने जा रहे हैं अब। जी। अब वो कोशिश करेंगे कि नून लीग को और आसिफ जरदारी साहब को कहा जाए कि देखिए गलती आपसे भी हो गई थी, हमसे भी हो गई थी, चले अब आप ये फ़ौज को बाहर, एक दफ़ा बाहर गई है, इसको बाहर पक्का कर दें। और ये जो एक्सटेंशन की बात होती है ना, जिसकी वजह से सारी इंस्टेबिलिटी हो जाती है और आर्मी चीफ जो है वो प्रेशर डालते हैं आके कि हमें करें, और हुकूमतें कमज़ोर होती हैं, अपोजिशन जो है गले पड़ी हुई होती हैं, तो सारे भाग दौड़ शुरू हो जाती है। कोई कहता है मैं आपको पहले देता हूँ, कोई कहता है मैं आपको पहले देता हूँ। तो ये बात को ख़त्म ही क्यों ना कर दें, आए हम आपके साथ बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर और कानून तब्दील कर देते हैं कि आगे से कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। वो जो पिछला कानून हमने पास किया था 2019 में, किया था ना 2019-22 में 20 में, तो उसको भी ख़त्म करके एक नया कानून बनाया जाए कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस एक्सटेंशन। अच्छा, अब बात ये आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं से ये प्रपोज़ल आएगी कि ये एक फेस सेविंग डिवाइस होगी कि अगर आप ये इत्तेफाक करते हैं इसके ऊपर, या और ये भी कि चले EVMs वगैरह कोई ना कोई फेंक देंगे, मगर ये बड़ा इस चीज़ के ऊपर करेंगे। खान इज़ वेरी कंसर्न। तो अब बात यह है कि हर एक बात तो हुकूमत की होती है ना, कानून साजी तो हुकूमत ही करती है। तो खान साहब आप इधर जा रहे हैं, अब अगर मैं बैठा हूँ नवाज शरीफ साहब की जगह पे, तो मैं सोचूं लो जी हुण साडी वारी आई तो तुसी कहंदे हो कानून ही ख़त्म कर दिए। असी तो बड़ी लड़ाई झगड़ा करके आसिम मुनीर साहब ने लगाया है, और असी एवं नहीं लगाया। साडा ख्याल है कि वो कम से कम और कुछ नहीं तो न्यूट्रल रहेगा। तो अब आप चाहते हैं कि हम ये कि पत्ता ही काट दें, और आपके तो हक में जाएगी ये बात, मगर हमारे हक में जाएगी या नहीं जाएगी इस वक्त की, इसकी क्या ज़रूरत है। जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अभी 3 साल पड़े हैं, उस वक्त कर लेंगे। आपकी हुकूमत होगी तो आप कर लीजिएगा, हमारी हुकूमत होगी तो हम कर लेंगे, इकट्ठे मिल के कर लेंगे। मगर अभी तो करने से ये है, आप बेसिकली ये चाह रहे हैं
कि सारा बोझ अब जो है ये हम उठाएं। एक्सटेंशन देने वाली तारीफ तो आपने ले ली, अब एक्सटेंशन ख़त्म करने वाला बोझ आप हम पे डाल रहे हैं, तो हम क्यों करें ये? इसकी क्या ज़रूरत है? हम नहीं मानते ये बात। और हमारा ये कभी नहीं कोई कहेगा कि हम नहीं मानते, ये कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आएँ आएँ, ये भी करेंगे, ये भी बात करते हैं, ये भी बात करते हैं। इनको एक मौका मिल जाएगा कि जी हम ये चाह रहे हैं तो इसलिए अब बातें शुरू होगी। मगर कभी भी नून लीग ये बात नहीं मानेगी, ना ही ईवीएम की बात मानेगी, ना यही बात मानेगी। ये आप एजेंडा पे रख दें आप, उसके ऊपर नेगोशिएशंस होंगे। नेगोशिएशन में ये हो सकता है जी ठीक है जी, फिर तय हो गया जी, तय हो गया, अगली हुकूमत जो आएगी वो इस एजेंडे को टेकअप करेगी, वो फैसला करेगी। इसी तरीके के साथ ईवीएम का जो फैसला है वो भी अगली हुकूमत आएगी, और हम सब मुत्तफिक हैं जी कि ये चीज़ ऐसे होगी और ऐसे होगी, पर अगली हुकूमत आके करेगी, इलेक्शन के बाद होगा, जिसके पास मैंडेट होगा ही हो। मगर उसके साथ रास्ता खुल जाएगा खान साहब के लिए वहाँ जाने के लिए पार्लियामेंट में, और वहाँ जाके 2 महीने की मोहलत लेके तो इलेक्शन को थोड़ा आगे करने की बात होगी। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो मान जाएंगे, इस पर कशमकश चलेगी। अब ये जो धमकी है ना इलेक्शन के, जी हम डिसॉल्व करते हैं, खान साहब ने कहा इस हफ्ते तक आप फैसला करें, इलेक्शन अनाउंस करें जल्दी से, हमारे साथ ख़त्म करें, नहीं तो हम फिर डिसॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी ब्लफ है, ये भी ब्लफ है। ये ब्लफ जो है गवर्नमेंट नहीं मानेगी इस बात को। अच्छा, और अगली गवर्नमेंट पे डाल देंगे। और खान साहब कोशिश ये करेंगे कि इस ब्लफ को कैरी आउट करें। कैरी आउट करने के अंदर रुकावटें जो हैं वो सबको समझ आ गई है। ना परवेज़ इलाही चाहेगा ये हो, ना केपी के जो लोग हैं वो चाहेंगे, और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, और वो खान साहब को मना लेंगे। और ये खान साहब तलवार घुमाते रहेंगे, जैसे वो ख़त घुमाते रहे हैं, ये तलवार घुमाते रहें। अगले हफ्ते हम फैसला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर करेंगे। अब मैं एक नया एजेंडा दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, पहले हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, और ये बात अब खान साहब इसको चलाएँगे एज अ प्रेशर टैक्टिक। खान साहब डिज़ोल्व नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर वो चाहें भी तो उनकी जो सियासी जमात है, उनके जो लोग हैं, वो नहीं उनको करने देंगे। वो बहुत बड़ा नुकसान है इसमें शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म के अंदर तो फ़ायदा है, जैसे वो असद उमर साहब ने कहा कि 5 साल के लिए हमारी हुकूमत आ जाएगी, जब अगली इलेक्शन होगी तो हम बैठे होंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है। सही। और ये ऑप्शन इनके लिए टिल मार्च अप्रैल तक इनके लिए ये ऑप्शन है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये अभी करें। ये ऐन मुमकिन है कि ये अगर फेडरल गवर्नमेंट इनकी बात नहीं मानती तो ये मुमकिन है कि इस बात को चलाएंगे, और फिर अगर तलवार चलानी है तो मार्च में शायद कर दें, ताकि अगली 2 हुकूमतें इनकी आ जाए, इनको पता भी लग जाए कितनी पॉपुलैरिटी। उस वक्त तक ये अरबों रुपए अपने एमपीएज और कंस्टिट्यूंसीज के अंदर ये कर देंगे। उधर से इसको रुकावट क्रिएट होगी, ये मैं बता दूं। अच्छा। जब ये करने जाएंगे ना तो चैलेंज हो जाएगा ये। अच्छा, इस चैलेंज पर सेठी साहब बात करेंगे ब्रेक के बाद। ओके, स्टे ट्यून्ड। सेठी साहब, क्या ऑप्शंस हैं दूसरी तरफ से? आप कह रहे हैं कि चैलेंज आएंगे। एक तो चैलेंज इलेक्शन कमीशन से आएगा, दूसरा चैलेंज पीडीएम से आएगा। इलेक्शन और दोनों शायद ज्वाइन कर लें। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि अभी तो हमने डिलिमिटेशन और नया सेंसस करना है, पहले करना है सेंसस, जिसके लिए आज की खबर है कि पता नहीं कुछ 60-70 अरब रुपए सेंसस के लिए गवर्नमेंट ने बजट में से निकाल के इलेक्शन कमीशन के लिए एयर मार्क कर दिए कि ले लें आप। 34 अब 34 बिलियन के साथ इन्होंने सेंसस कराना है। उसके बाद डिलिमिटेशन होनी है। ये तो 6 महीने चलेंगे ना, सेंसस चलेगा कम से कम 3 महीने, 3-4 महीने सेंसस चलेगा, 3 महीने, उसके बाद डिलिमिटेशन चलेगी, फिर चैलेंजेस टू डिलिमिटेशन होंगी, फिर उसकी पिटिशंस जो है रिजॉल्व करनी पड़ेंगी। तो ये एहसन इकबाल ने भी यही बात की है कि अप्रैल मई तक तो ये चलेगा, सेंसस चलेगा, इससे भी ज़्यादा चल सकता है। पिटिशंस कितनी होती अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे, तो इसलिए वो एजेंडा वो अपनी तरफ है। ठीक। और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही आएगा, और ये अगर चाहेंगे कि उससे पहले हो तो वो चले जाएंगे अदालत में, ये जाके चैलेंज करेंगे, इलेक्शन कमीशन डिफेंड करेगी, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन की साइड पे होगी। फिर वही बात कि घूम फिर के अदालतों में जाना है इन्होंने, याद है मैंने कहा। अब ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ नहीं जाते, अब इलेक्शन के आप जाएंगे अदालतों की तरफ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो पहली बात तो ऑब्जेक्शन वहाँ से आएगी। दूसरी तरफ यहाँ से आएगा ये भी तो कुछ सोच रहे हैं ना कि ये डिज़ोल्व ना करें और फौरी तौर पे इलेक्शन प्रोविंशियल ना हो। उसके अंदर आपको पता है आसिफ जरदारी साहब को उन्होंने कहा कि आप तैयारी करें, मगर आपने देखा बड़े रिलैक्स्ड हैं वो। आसिफ जरदारी साहब दिन रात नहीं भाग रहे, ओ जी उन्हें करो, नहीं तो ये कर देंगे वो, नहीं। उन्हें भी इस बात का पता है कि इतनी जल्दी ये नहीं कर सकते।
ये न करना चाहते हैं ना ये करेंगे। सुकून से काम कर रहे हैं। ये हाँ, इनको ये भी धमकियाँ हैं वही हैं। अगर वो होता तो अभी तक पिटिशनें आ जाती, भाग दौड़ हो रही होती, जोड़ तोड़ हो रहे होते, वो नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी चौरी शुजात के पास बैठे हैं, और चौरी शुजात के पास बैठे हैं और वहाँ वो दिलचस्प किस्म की बातें हो रही हैं वहाँ, जिसका ताल्लुक अगेन अदालतों के साथ है। और वही बात जो मैंने पहले आपसे कही थी कि 2 जजमेंट्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं अदालत के अंदर। क्या अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है या उसके वोट को ख़त्म करना है क्रॉसिंग, फ्लो क्रॉसिंग में, तो क्या जस्टिस एजाज वाली जजमेंट जो है कि जी डिस्क्वालीफाई भी आप हो गए और आपका वोट भी नहीं काउंट हुआ, वो भी अपील पड़ी हुई है। फिर वो मज़ारी साहब वाला केस भी पड़ा हुआ है कि हेड करता है या पार्लियामेंट्री लीडर करता है, तो उसके ऊपर भी इश्यूज़ बने हुए हैं। तो अब चौरी शुजात के पास बैठने का क्या फ़ायदा? वो इसीलिए ना, ही स्टिल द हेड ऑफ द क्यू लीग, और वो इशू जो है वो इनके चौरी शुजात के ख़िलाफ़ गया पहली जजमेंट, मगर अपील में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ वो तो दोनों रास्ते देख रहे होंगे कि किस रास्ते, या दोनों इस्तेमाल करें रोकने के लिए इनको, और आखिरी रास्ता तो वो यही है कि जी ठीक है, और डिले करने के लिए आप इनको कहें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कुछ लोग इनके तोड़ें, उनसे ये कहें कि लो अब तो ये जा रहे हैं, ये अगली हुकूमत में ये आना नहीं है। जब भी एक हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट निकालती है और वो उसको आने नहीं देती बाद में, तो खान साहब का तो कोई चांस नहीं है। अब आप रिज़ाइन करें और या आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में मत जाएं, एब्सेंट हो जाएं, ये गवर्नमेंट गिर जाए। और अगर आपको ये निकालते हैं तो डोंट वरी, हम आपको ले लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। या ये चलाएं, अल्लाह खैर सदा। और क्योंकि कानून ये कहता है कि आप ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, आप सिर्फ इस सीट से के लिए। हाँ, तो अगर इलेक्शन ही 6 माह में होनी है तो लोग कहेंगे ले आओ जी 10 करोड़ रुपया दो ना, साड़ी अगली इलेक्शन दे पैसे पूरे होना, तो असी कर चलने, बिकॉज अभी कुछ हो तो नहीं रहा। तो इसलिए तो लोग तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब लोग 10-15 लोग इधर उधर हो गए तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। और ज़्यादा ये होगा कि उनको नोटिस आ जाएगा कि जी आपने पार्टी डिसिप्लिन तोड़ा, ये किया वो किया, और आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं, और आपका अगर वोट तो कास्ट ही नहीं होगा तो ख़त्म होगी बात, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेल हो जाएगा। फिर अगली बात आएगी कि वोट ऑफ नो, दूसरे को किसी को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना पड़े, तो वो भी इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज वहाँ तो फ्लो क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। तो वहाँ चौरी शुजात वाली गेम आ जाएगी कि जी अच्छा क्यों उठ के सारी अंदर ही आ जाए तो बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। 4 लोग उधर बैठे हुए हैं इस वक्त चौरी शुजात के पास, 6 लोग चौधरी परवेज़ इलाही के साथ बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें चलेंगी, जो करेगा उसको दूसरी साइड चैलेंज कर देगी, अदालतों में घूमेंगे। तो ये डिसोल्यूशन मुझे नज़र नहीं आ रही। और अगर करता भी है स्पीकर तो वो चैलेंज हो जाएगी, स्टे हो जाएगा और बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये दिस इज़ द वे आई सी इट। तो मैं समझता हूँ कि इवेंचुअली इनको जाना पड़ेगा इस्लामाबाद, वहीं जाके बातचीत होनी पड़ेगी, वहीं जाके सब कुछ तय होना पड़ेगा। और अभी जो पार्टी सरबराही से हटाने का फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने, 13 दिसंबर को तारीख भी दे दी है, उसमें क्या फैसला? देखिए अब ये भी एक जजमेंट आई हुई है, और वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है, जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को फारग कर दिया था। तो अब कैसे रोकेंगे? इलेक्शन कमीशन तो कर देगी। जब इलेक्शन कमीशन इनको, उससे पहले क्या होगा? अब उनको बुलाया ना 13 तारीख को, ये जाएंगे नहीं, पहले नहीं जाते कंटेम्प्ट केसेस के ऊपर, और अब इनको कहेंगे आएँ जी, तो ये जाएंगे नहीं। इलेक्शन कमीशन फिर इनको बुलाएगी, ये इसमें भी टाइम लगेगा। और इवेंचुअली ये होगा कि अगर ये कहीं नहीं बात जाती तो इलेक्शन कमीशन किसी न किसी स्टेज पे इनको उड़ा देगी, फिर वो अपील में चले जाएंगे, स्टे ले लेंगे उसके खिलाफ। तो इन द मीन वाइल तो लिया हुआ था ना, हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ था। तो इलेक्शन, ये जो तौहीन इलेक्शन कमीशन है इस पर, और जो तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, इससे तो हो रही है ना ऑलरेडी। अदालत ने यही कहा है ना सुप्रीम कोर्ट ने कि जी कार्रवाई करें, लेकिन हतमी फैसला ना जारी, फैसला भी ना सुनाए। तो वो देखिए, ये तो कंटेम्प्ट वाली बात कर रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जी हमें तो रोका गया है फ्रॉम प्रोसीडिंग्स। चले आपने इजाज़त दे दी, मगर फ़ायदा क्या हुआ प्रोसीडिंग्स का? वो आते ही नहीं है। आप इनको भी हुक्म करें ना कि आएँ वहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, हमने इनको हुक्म नहीं करना, नहीं दे सकते। देखो ना, तो मतलब अब छोड़े ये बातें। अब तो अदालतें अपनी जो है ना इज्जत जो है ना वो गवा रही हैं इस किस्म के फैसले दे के। तो इस पर सज़ा हो सकती है खान साहब को? सज़ा वो भी चैलेंज हो जाती है। वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट बैठा प्रोटेक्ट करने के लिए खान साहब को, तो फिर आप क्या कर लेंगे? और इम्प्रेशन तो यही पड़ता है। अब जजेस को अगर समझ नहीं आ रही इस बात की, तो ना सही जो जनरल बाजवा के साथ हुआ है, और जो जिन लोगों ने इस किस्म के फैसले किए हैं और आखिर में आके इनके गले पड़ गए हैं, जैसे कि
चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस के जो फैसले थे उनके गले पड़ गए थे, आज तक लोग माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। साकिब निसार साहब के गले पड़ गए उनके गंदे फैसले, आसिफ खोसा साहब के गंदे फैसले उनके गले पड़ गए। तो क्या उमर अता बंदयाल साहब भी ये चाहेंगे कि इनके फैसले जो आवाम समझती है ये फैसले हैं, ये जिनकी एक तासुर ही है कि ये अच्छा फ़ैसला नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसला है, तो क्या वो फिर, तो ये सारी चीज़ें तारीख में लिखी जाती हैं। तो ये वक्त है सुप्रीम कोर्ट को असली इंसाफी आज़ादी, इंसाफ देने की आज़ादी जो है ना, इस वक्त इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। फ़ौज पीछे हट गई, सुप्रीम कोर्ट भी सियासत से पीछे हट जाए। अपनी साख को बेहतर बनाने का ये बेहतरीन मौका था। यही है, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करता रहेगा तो ये भागते जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, हर सियासी फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। जब हर फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट या एक की साइड लेता है या दूसरे की साइड लेता है, तो गंदा सुप्रीम कोर्ट होता है, क्योंकि दूसरी साइड नहीं माफ़ करती। इससे बेहतर ये है कि अगर सियासतदान ने अब फ़ौज के पास भागना बंद कर दिया, बिकॉज फ़ौज ने दरवाजे बंद कर दिए, तो सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए इन माई व्यू अपने आप को बचाने के लिए और इनको वापस पार्लियामेंट की तरफ धकेलने के लिए कि आप ये जाके पार्लियामेंट में तय करें, नहीं तो फिर हम ऐसा फैसला करेंगे कि हम आपको, फॉर एग्जांपल कल को सुप्रीम कोर्ट के पास ये जाते हैं और वो कहते हैं जाए पार्लियामेंट में इसको करें, ये फिर भी नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर आपने पार्लियामेंट जाना है और वहाँ जाके ये फैसला करना है, और अगर नहीं करेंगे तो वी विल कंसिडर इट कि जो पार्टी रोक रही है तौहीन है, सुओ मोटो, मतलब बहुत कुछ कर सकता है। सुओ मोटो की बात की आपने, तो ब्रेक के बाद ब्रेक पे जाऊंगी और ब्रेक से वापस आकर मैं एक और सुओ मोटो लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। सेठी साहब, वज़ीर आज़म ने ऑलरेडी ख़त लिखा अरशद शरीफ कत्ल केस पर और कमीशन बनाने का, तहकीकात करने का जो है वो मुतालबा किया। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आज खुद नोटिस ले लिया, इसकी क्या वजह है? देखिए, दो तीन चीज़ें हुई ना। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पहले तो ये कहा कि वो कमीशन बनाते हैं, तो फैमिली ने और पीटीआई की तरफ से आके ये तो हम नहीं मानते, तो वो छोड़ दिया। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा, वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को कहें, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने चुप करके बैठ गए कि अब हम क्या करेंगे। द मीन वाइल शहबाज शरीफ साहब ने एक कमीशन बना दी, जाके पता करके आए, तो इन्वेस्टिगेट करके आए। अब वो इन्वेस्टिगेट करके आ गई, अब वो आ गई है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को दे दी है, मगर वो आगे अभी तक शाया नहीं की गई। इस तरह से अब पीटीआई की तरफ से और फैमिली की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया। कुछ सहाफ़ियों ने मिल के कुछ पिटिशनें बनानी शुरू कर दी हैं और सुप्रीम कोर्ट को बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया है कि आप करें कुछ, आप करें कुछ, आप करें, ये रिपोर्ट नहीं हमें दिखाई जा रही, क्या है इसके अंदर ये। तो मेरा ख्याल है ये जो प्रेशर इस वक्त आया है और फ्रॉम सिविल सोसाइटी जी, इसको, और मीडिया की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी, गवर्नमेंट तो कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट ने तो पहले दिन से कहा था करें आप, मगर अब ये कहते हैं करें, तो अब मेरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो गवर्नमेंट को थोड़ा हम दिखाते हैं कि हम भी टाइट कर रहे हैं। पहले तो चुप करके बैठे रहे हैं और अब कह रहे हैं कि जी हमें रिपोर्ट दिखाएं, ये करें वो करें। वो रिपोर्ट भी आ जाएगी, ये देखेंगे, होना कुछ नहीं, ये मैं आपको बता दूँ, ये FIR भी कटी जाएगी। अच्छा सेठी साहब, आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एपॉलिटिकल हो चुकी है और नज़र भी आ रहा है, सूरत हाल भी यही है, और चेन ऑफ कमांड जैसे ही वो अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सुपुर्द की गई है, तो हमें सूरत हाल ऐसी ही नज़र आ रही है, कुछ डिसीजंस जो किए जा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो सदर साहब हैं वो तो अभी इमरान खान को और पीटीआई को कह रहे हैं कि भाई आप अब फ़ौज पे तनकीद ना करें, जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या जो फ़ौज है अब उस पर तनकीद ना करें। तो ये अब ये इसका क्या मकसद है? नहीं, देखिए सिर्फ सदर साहब ने ये सिर्फ बात नहीं कही, इमरान खान साहब ने सारे पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी कह दिया कि फ़ौज के ऊपर तनकीद करनी बंद कर दें, और फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि जी हम नहीं करनी चाहिए, प्रेसिडेंट साहब भी कह रहे हैं। तो ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, हुकूमत तो पहले दिन से कह रही थी ना कि मत करें आप, उनके तो इंटरेस्ट में था कि ये ना करें, इनके इंटरेस्ट में था फ़ौज को उकसाया जाए। अब पता चला कि वो जो जिनको ये उकसा रहे थे वो तो सारे घर चले गए, ठीक। तो अब जो नई क़यादत आई है वो तो बिल्कुल किसी मूड में नहीं है कि जी अगर आप हमें अटैक करेंगे तो फिर देख लवाएंगे। उस वक्त की जो क़यादत थी वो तो इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, डबल गेम्स हो रही थी, हर किस्म की चीज़ हो रही थी, अपने लोग इनके घुसे हुए थे, वो ये हर किस्म की बात करते थे, अंदर से खबर आती थी, उसको चलाते थे ये। अब वो सब बंद हो गया, अब बंद हो गया। तो अब मैं आपको बता दूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम सदर साहब को दिया गया है, और सदर साहब के ज़रिए इमरान खान को, और कुछ मिनिस्टर्स हैं जो कि तल्लुकात रखते हैं, उनके हैंडलर्स हैं, उनको भी कह दिया गया है कि अब अगर किसी ने बात की फजूल, तो जो हशर हमने किया है
स्वाति साहब के साथ या किसी और के साथ, वो फिर कोई नहीं बचेगा। अगर खान भी करता है तो नहीं छोड़ेंगे हम। हमने अपनी फ़ौज को प्रोटेक्ट करना है और हमने किसी को इजाज़त नहीं देनी कि वो ये किस किस्म की हरकत करे। और FIR काटना तो 1 सेकंड में कट जाता है, वो तो गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलता, तो FIR कटवा लेते हैं लोग। जब FIR कटवा लेते हैं तो एक फ़ोन कॉल जाती है और वो SHO जाके उठा के ले जाता है। आई थिंक ये जो नई क़यादत है उनकी 2 बातें उनमें मैं आपको लिख के दे देता हूँ। एक ये कि किसी किस्म की मदाखलत से वो दूर रहेंगे सियासत ये इस जमात वो जमात, इस हाइब्रिड ये करो वो करो, गवर्नमेंट चेंज नहीं करेंगे। ठीक। दूसरी चीज़ वो ये कि अब अगर ट्रोलिंग हुई ना किसी चीफ़ की या किसी और अफसर की, तो सख्ती के साथ निपटा जाएगा और ये देखा नहीं जाएगा कि इमरान खान है या उज़मा है या नजम सेठी है या कोई और है। ठीक। और लेसन विल बी लर्नड, बिकॉज ये फ़ौज कह रही है, ये क़यादत कह रही है, हम साफ़ हो गए, हमने फ़ारग कर दिया और सब चले गए हैं वो, अब हम पीछे हटना चाह रहे हैं, हमें रुकावट ना, अब हम खुद एहसास कर रहे हैं और अब आप उधर फिर अब गंदे करने की कोशिश करेंगे तो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो ये पैगाम चला गया है, खान साहब को भी पता चल गया है कि द न्यू आर्मी चीफ, अंग्रेज़ी का मुहावरा है, मीन्स बिजनेस, बट बिजनेस बिहाइंड द सीन्स, बिजनेस बिहाइंड द सीन्स। तो अब ये मेरा ख्याल है डर्टी हैरी शहरी ये सब बंद होना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो इनको पता चल जाएगा, जो ये बात करेंगे ना फिर उनको पता चल जाएगा कि क्या होता है। और ये हुकूमत जो है इस वक्त बैठी हुई है, वो चुप चुप के हंसेगी कि और करो, तो उन्हें सॉर्ट आउट कर देने आप ही, आप समझ रहे हैं। तो ये हो रहा है। अब वो पैगाम प्रेसिडेंट साहब को बता दिया गया कि फिर ऐसी फटे चुक जाएंगे तो इस बात आ जाओ। सही। अब ये भी मैं आपको कह दूं कि ये सारी जो थेरियाँ आजकल चल रही हैं, जनरल बाजवा ने ये किया वो किया, मैंने भी बात की है, सब कुछ एक हद तक तो ये हकीकत अब हो रही है, मगर इसमें फिर लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आज जनरल बाजवा का नाम आ रहा है, जनरल फैज़ का नाम आ रहा है, कल किसी और का नाम भी आ सकता है। वो तो चले गए, जो सर्विंग हैं उसका भी नाम आ सकता है कि ये उस टोले का हिस्सा थे। मेरा ख्याल है ये भी अब बंद होनी पड़ेगी। ये जितनी बात निकलनी थी वो निकल आई है, कुछ छुपी हुई बात तो रही नहीं। और मेरा ख्याल है अब यही हिदायत आएगी कि बस करो, बहुत हो गया। और मेरा ख्याल है जनरल बाजवा के ऊपर भी अब आहिस्ता आहिस्ता सारी चुप्पी हो जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुताल्लिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।